दोस्तों, बिहार एक जमाने में भारत के रिचेस्ट स्टेट में से एक था। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। बिहार वुड बी द लैंड ऑफ ओरिजिन इन इंडिया। हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं। वैशाली इज कॉल्ड द रिपब्लिक का स्टार्ट बोलते हैं, जननी बोलते हैं वैशाली को, पूरे विश्व का। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार। और जिस तरह आज सऊदी अरेबिया एक ऑयल पावर है, उसी तरह बिहार एक ऐसा मोनोपोली था जिसके बिना ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच आर्मी और डच नेवी एक भी बंदूक नहीं चला सकते थे। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज बिहार वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ सॉल्ट पीटर, जिसके बिना गन पाउडर बनाना नामुमकिन था। इसके साथ साथ बिहार एक एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी था, जो अपने लग्जरी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यूरोप तक एक्सपोर्ट करता था। इनफैक्ट 1200 ईयर पहले जब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उस समय बिहार के नालंदा में फॉरेन स्टूडेंट आकर पढ़ते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे वो दुनिया में और कहीं नहीं पढ़ाए जा रहे थे। And a library containing close to 9 million books. यहाँ एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, लॉजिक की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। Where wisdom once flourished. लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वही बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बन चुका है। पूरे 26% ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। और बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ना गन पाउडर है और ना टेक्सटाइल। टुडे बिहार एक्सपोर्ट्स इट्स ओन पीपल। आप तो ट्रेन स्टेशन पे बैठे हो, नौकरी वोकरी है नहीं, रोजगार है के बाद तो कोई बात करता नहीं है, तो क्या करेंगे? पूरा तो बिहार का लोग जा ही रहा है बाहर, और जा बिहार पूरा जहाँ पर यहाँ पे सब तो बिहारी है। कभी भाषा लेके प्रॉब्लम है, कभी फैक्ट्रियों से भगाया जाता है, कभी मतलब हर एक चीज में मतलब हम बिहार पिछड़े हुए हैं। So the question is कि बिहार जैसे एक प्रोस्परस स्टेट इतना गरीब कैसे बना? कौन है वो लोग जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया? और बिहार के इस डाउनफॉल से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का, विरासत का मालिक। दोस्तों, बिहार को 3 फेजेस में लूटा गया, ब्रिटिश राज, लाइसेंस राज और जंगल राज द्वारा। ब्रिटिश राज के बारे में हम सब जानते हैं। 1757 और 1764 में बेटल ऑफ प्लासी और बेटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार की ट्रेजेडी शुरू होती है। 1765 में जैसे ही उन्हें टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड टैक्स 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तो पहले जिस किसान को 1 टन अनाज पर 100 किलो अनाज टैक्स देना पड़ता था, अब उन्हें 1 टन पर 500 किलो अनाज टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसका मतलब था कि चाहे बारिश हो या फेमाइन आए, हर साल हर जमींदार को एक फिक्स अमाउंट देना ही होगा। तो अगर किसी खेत में 10,000 रुपीज की फसल होने की उम्मीद थी, तो ब्रिटिश ने उस लैंड पर 9,000 रुपीज का टैक्स फिक्स कर दिया और वो 9,000 रुपीज हर साल उन्हें देना ही पड़ता था, चाहे अगले साल डॉट हो या फ्लोट। इससे हुआ क्या? किसानों की सारी सेविंग खत्म हो गई, इमरजेंसी स्टॉक बेचने पड़े, खेती में इन्वेस्टमेंट कम हो गया और धीरे धीरे सारे बिहार के किसान गरीब होने लगे। और जैसे कि हम सब ये जानते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर ने हमारे किसानों को अनाज की जगह इंडिगो और ओपियम जैसे क्रैश क्रॉप उगाने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से उनके खेत बंजर होने लगे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स इतने निर्दयी थे कि जब 1770 में बंगाल फेमाइन में 1 करोड़ लोग मारे गए, तब उन्होंने उनकी मदद करने के बजाय उनके टैक्स बढ़ा दिए। It's the year 1770. Bengal stands on the brink of disaster. The monsoon has failed. Crops have withered. And yet the East India Company keeps collecting heavy taxes. इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा जमींदारी सिस्टम स्टेबलाइज किया जिसमें जमींदार टैक्स कलेक्टर्स की वजह लैंड ओनर बन गए। तो किसानों का सारा लैंड जमींदारों के नाम कर दिया गया और 1,000 रुपीज की फसल में 10,000 ब्रिटिशर्स को गए, 1,000 जमींदार को गए और किसानों के पास कुछ भी नहीं बचा। That is how the rich farmers of Bihar become slaves in their own farm. And you know what the British used to do? वो इंडियन हैंडमेड गुड्स पर 80% कस्टम ड्यूटी लगाते थे और ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स पर 0 ड्यूटी लगते थे। तो बिहार के जितने भी सारे हैंडमेड गुड्स थे, वो मार्केट में 80% ज्यादा कॉस्टली होते थे और ब्रिटिश गुड्स सस्ते दाम पर बिकने लगे। एंड द रिजल्ट, इंडियन गुड्स मार्केट में टिक ही नहीं पाए। यहाँ तक कि बिहार के लोग खुद ब्रिटिश मिल्स के प्रोडक्ट खरीदने लगे। इसी तरह सॉल्ट पीटर से लेकर टेक्सटाइल तक ब्रिटिश सरकार ने या तो कंपनीज बंद करवा दी या इंडियन बिजनेसमैन को फोर्स करके उसके बिजनेस सस्ते दाम में खरीद लिए और धीरे धीरे बिहार के बिजनेसमैन बर्बाद हो गए, किसान गरीब हो गए और ब्रिटिश सरकार की तिजोरी भरने लगी। एंड फाइनली आफ्टर 200 ईयर ऑफ प्लंडर, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट इन 1947। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes
when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एंड लोगों को अब लगा कि अब बिहार फिर से एक प्रोस्परस स्टेट बनेगा, क्योंकि बिहार के पास कोयल, आयरन, मिनरल्स ये सब कुछ था। इनफैक्ट बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना भी था। इसके साथ साथ बिहार के पास लेबर और फर्टिलाइज लैंड भी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। 1950 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश रिसोर्स रिच स्टेट, जबकि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। तो भारत सरकार ने पता क्या बोला? उन्होंने तो सोचा कि अगर इंडस्ट्री सिर्फ बिहार और बंगाल में बनेगी ना, तो बाकी स्टेट पीछे रह जाएंगे। सो इन द नेम ऑफ सोशलिज्म गवर्नमेंट ने बोला सबको इक्वल मौका मिलेगा। लेकिन आपको पता है सोशलिज्म का प्रॉब्लम क्या है? सोशलिस्ट फिलोसॉफी में सरकार सबको इक्वल अमीर बनाने के चक्कर में सबको इक्वल गरीब बना देती है, और हुआ भी यही। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत कहा गया कि रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पूरे देश में इक्वल होगा। मतलब अगर तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है और उसे बिहार से कोयल चाहिए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना वो सेम कर दिया गया। दैट्स मींस डिस्टेंस नो मैटर। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि बिहार के पास बाहर का सबसे बड़ा कोयल और आयरन रिजर्व था, तो नेचुरली इंडस्ट्री तो वही लगती। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन ने ये एडवांटेजेस ना बिहार से छीन लिया। तो इंडस्ट्रीज ने ये बोला जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम है तो मैं फैक्ट्री बिहार में क्यों लगाऊं भाई, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तो मैं मुंबई, दिल्ली या गुजरात में लगाऊंगा, क्योंकि मुंबई और सूरत के पास तो पोर्ट्स भी हैं। एंड द रिजल्ट इंडस्ट्री बिहार में आनी ही बंद हो गई। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गई, एम्प्लॉयमेंट गिर गया और बिहार सिर्फ एक रिसोर्स सप्लायर बनकर रह गया। ये पॉलिसी दोस्तों 40 साल तक चली, 1952 से लेकर 1993 तक। और इसी दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु इंडस्ट्री सुपर पावर बन गए, जबकि बिहार और उड़ीसा रॉ मटेरियल स्टेट्स बनकर रह गए। और 1993 के बाद जब ये पॉलिसी खत्म हुई, तब तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और एजुकेशन पीछे रह गए। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से बिहार के 75% इंडस्ट्री और 60% रेवेन्यू झारखंड के पास चले गए। तो देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर आउटपुट था वो अंग्रेज ले गए, जो नेचुरल रिसोर्सेज का एडवांटेज था वो भारत सरकार ले गई। और जब प्रॉफिट कमाने का मौका आया तो झारखंड को अलग करके वो भी बिहार से छीन लिया गया। और बिहार के पास बचा क्या? गरीबी और बेरोजगारी। बिहार में विकास की एक फैक्ट्री चल रही है, गरीबी पैदा करने की फैक्ट्री। अब गरीबी रेखा पर जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। और जब गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या होता है? क्राइम और करप्शन बढ़ता है। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों फेज 3 ऑफ द लूट ऑफ बिहार, विच इज द जंगल राज। दोस्तों 1990 के दौरान बिहार में गवर्नेंस कोलैप्स हो गई, लॉ एंड ऑर्डर टूट गया। और 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के सीएम थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। जब भी देश में चुनाव होता है बिहार सुर्खियों में रहता है। उससे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं यहाँ के नेता लालू प्रसाद यादव। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. हाँ, each and every year I have earned crores and crores. लालू जी ने शुरू में सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिक्स किया, बैकवर्ड कम्युनिटीज को पावर दिया और इनिशियली सबको अच्छा भी लगा। लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम में करप्शन, नेपोटिज्म और गुंडागर्दी घुस गई। तभी एक नया टर्म उभर कर आया, बाहुबली। ये बाहुबली अपने एरिया में मिनी किंग्स बन गए। उनके पास गनमैन, लोकल गैंग्स और पॉलिटिकल कनेक्शन होते थे। वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते थे, कॉन्टेक्ट्स अपने हाथ में ले लेते थे और अपोनेंट्स को मार देते थे। और पॉलिटिशियंस इसको यूज करते थे वोट्स के लिए और बदले में उन्हें पावर और इम्यूनिटी मिलती थी। एंड द रिजल्ट, बिहार में क्राइम रेट्स बढ़ने लगे और गैंग वॉर्स होने लगे। और जहाँ क्राइम्स होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ इंडस्ट्री नहीं आती, टैलेंटेड लोग निकल जाते हैं और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ब्राइब भी आम बात थी। एक फाइल क्लियर होने में महीने लगते थे। एजुकेशन, रोड्स और हेल्थ केयर के लिए फंड्स तो आते थे, लेकिन मिडिल मैन और नेता उसको लूट लेते थे। और फिर आया दोस्तों फॉडर स्कैम, यानी चारा घोटाला। A scam where fictitious cattle lists were cooked up by top Bihar government officials and money allocated for fodder and medicines for these non-existent cattle embezzled. चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा मिली है। 44 other people were also found guilty in one of the 5 fodder scam cases. This conviction means that Lalu Yadav stands disqualified immediately as a member of parliament. This is how the Bahubali politician nexus run the state of Bihar. लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि पिछले 20 सालों में बिहार में रोड्स बढ़ने लगे और जगह
जंगल राज खत्म हो चुका है, धीरे धीरे बिहार में इंडस्ट्री आने लगी है। इनफैक्ट अगर आप ये चार्ट देखोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार की इकोनॉमी में खेती से ज्यादा पैसा फैक्ट्री और इंडस्ट्री से आने लगा है। लेकिन आज भी एजुकेशन और हेल्थ केयर की हालत बहुत ही खराब है और कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पावर में कौन आएगा। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी ब्रिंग बिहार बैक टू इट्स ग्लोरी डेज। दोस्तों इसका सॉल्यूशन एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए 3 चीजें की जरूरत होती है। नंबर 1 इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नंबर 2 इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री पॉलिसी, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों को जॉब दे सके। एंड लास्टली इट्स गुड गवर्नेंस, जिसमें करप्शन और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि बिहार की कहानी ट्रेजेडी नहीं, अब एक इकोनॉमिक मिरेकल की कहानी बन सकती है और अब नई कहानी को लिखने का टाइम आ गया है। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ बिहार।